नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे शरीर में 3 तरह की एनर्जी हर समय जनरेट रहती हैं और प्रभावमान रहती हैं, नेमली केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो एनर्जी हैं जो प्रभावमान रहती हैं, इनका जो सुप्रीम कमांडर है, कंट्रोलर है, वो हमारा माइंड है। और माइंड का भी जो सुप्रीम कमांडर है वो है हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना शक्ति। माइंड इनको कंट्रोल अगर ना करे तो ये तीनों ऊर्जाएं जो हमारे अंदर जनरेट हो रही हैं, ये डिसबैलेंस हो जाएंगी, जिसके फलस्वरूप हमको नाना भांति की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। माइंड हमारा इनको तीनों को एक बैलेंसिंग स्थिति में रखता है, क्योंकि एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में कन्वर्जन और उन ऊर्जाओं का यूटिलाइजेशन, इसका फैसला माइंड ही करता है। ये माइंड्स के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। तो इनके डिसबैलेंस को रोकना माइंड का काम है। ये तीनों कुछ इस तरह से हैं, जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि वात, पित्त, कफी हमारी सब बीमारियों का जनक है। ऐसे मैं कहना चाहूँगा कि ये तीनों ऊर्जाओं का जो डिसबैलेंस है, यही हमारी सब बीमारियों का जनक है। अगर हम अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग करते जाएं और मेडिटेशन के द्वारा उसको और आगे बढ़ाते चले जाएं, उसकी माइंड की हमारी स्ट्रेंथ को, तो माइंड इन समस्त ऊर्जाओं को सही ढंग से नियंत्रित कर सकता है और अच्छी हमको रिजल्टेंट ऊर्जा मिलेगी, वो ज़्यादा होगा। फिजिक्स में एक शब्दावली है, दैट इज इंटरफेरेंस। जब 3 तरह की ऊर्जाएं, कई या मल्टीपल ऊर्जाएं आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो जो रिजल्टेंट ऊर्जा होती है, उस रिजल्टेंट ऊर्जा में जो इन ऊर्जाओं का जो वेवलेंथ है और जो फेस एंगल है, वो मायने रखता है। तो कई बार ऊर्जा एक दूसरे को काट भी लेती हैं, उनका रिजल्टेंट कम भी हो जाता है। और अगर सही ढंग से मैनेज किया जाए तो उन ऊर्जाओं का जो रिजल्टेंट है, उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई लेवल की एनर्जी जनरेट हो जाती है। ऊर्जा सभी शरीरों के अंदर यही 3 ऊर्जाएं हैं, चाहे कोई छोटा से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा आदमी हो। लेकिन जब ये ऊर्जाएं बहुत बैलेंस्ड वे में काम करती हैं, माइंड का कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है, तो फिर ये ऊर्जाएं हमें ज़्यादा ऊर्जा हमारे अंदर जनरेट करती हैं, ज़्यादा रिजल्टेंट ऊर्जा हमको मिलती है और हम और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव हम बन पाते हैं। तो ये ऊर्जाओं का बेसिकली खेल है, हमारे शरीर सब ऊर्जाओं का ही खेल है हर जगह। और इन ऊर्जाओं का ज़्यादा अप होने से जो और विकार आते हैं ना, जिन्हें कहते हैं कि जो नाना भांति की तरंगें और बह रही हैं आसपास, उनको भी हम ये ओवरकम कर जाते हैं। अब ये माइंड के बाद एक नंबर हमने लिखाया है, दैट इज कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना शक्ति। तो ये सभी ऊर्जाएं हमारी चेतना शक्ति के आसपास ही रिवॉल्व करती हैं। हम जब पैदा होते हैं, या हमारा शरीर 2 भागों में विभक्त है। एक लेफ्ट पोर्शन है हमारे शरीर में, एक राइट पोर्शन है। ये दोनों पोर्शन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान। और ये बीच में एक लाइन है जहाँ पर ये दोनों जुड़े हुए हैं, जॉइंट हैं। तो ये वैसे तो भागवत की कथाओं में इसका जिक्र आता है, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी शरीर के 2 भाग हैं, 2 अंग हैं,
लेफ्ट अंग और राइट अंग दोनों आइडेंटिकल हैं, सिमेट्रिकल हैं और दोनों के अंदर डिफरेंट तरह की ऊर्जाओं का संचरण होता है। योग शास्त्र में उसको कहा गया है कि लेफ्ट जो ऊर्जा क्षेत्र है हमारी बाईं तरफ वाला, उसको चंद्र नाड़ी बोला गया है और दाईं तरफ के पोर्शन को सूर्य नाड़ी बोला गया है। हम अपनी भाषा में बात करेंगे तो मैं उसे कहूँगा कि जो लेफ्ट पोर्शन है वो हमारा इमोशनल कॉर्ड है, इमोशनल ऊर्जा है, और जो राइट पोर्शन है ये हमारी इंटेलेक्चुअल ऊर्जा है। ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी ठीक है होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं उस फील्ड का नहीं, मैं अपना लैंग्वेज बोलता हूँ, दैट इज इमोशनल एनर्जी कॉर्ड और इंटेलेक्चुअल एनर्जी। होता क्या है कि ये बहुत आपस में इतना क्लोज होती हैं कि ये बिल्कुल पता नहीं चल पाता कि कब ये दोनों ऊर्जाएं आपस में इंटरमिंगल कर रही हैं। हमें पता नहीं चल पाता कब हमारी बुद्धि काम करती है, कभी हमारी भावनाएं काम करती हैं। ये दोनों बड़े क्लोज इंटरेक्शन में फ्लो करती हैं ऊर्जाएं, और हमारे जितने डिसीजन होते हैं, हमारी जितनी एक्टिविटी होती हैं, उनको ये सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल है कि ये हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है और ये हमारी इमोशनल एक्टिविटी है। दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आपस में और इंटेलेक्ट आपस में इंटरेक्ट करती रहती हैं, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में, दूसरी एनर्जी से पहली एनर्जी में। ये प्रोसेस चलता रहता है, ताउम्र ये प्रोसेस चलता रहता है ज़िंदगी भर। हमारा जो कॉन्शियसनेस है इन दोनों ऊर्जा क्षेत्रों के नीचे रहता है, मतलब इन दोनों ऊर्जा क्षेत्रों के बीच में फंसा रहता है। चेतना शक्ति ही हमारी शक्ति है, जन्म के पहले भी ये थी और जन्म के मृत्यु के बाद भी ये रहेगी। तो चेतना शक्ति का जो विश्राम स्थल है ये वो क्षेत्र है जो हमारा प्रजनन क्षेत्र कहलाता है, और ये वहाँ पर इसलिए रहती है क्योंकि हमारा जन्म जब हुआ तो उसी क्षेत्र के फलस्वरूप हमारा जन्म हुआ था। तो जो हमने बताया कि दोनों एनर्जी हमारे लेफ्ट एनर्जी और राइट एनर्जी बहुत क्लोजली होती हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस या चेतना शक्ति बहुत ऊपर तक जा नहीं पाती, बीच में ही कहीं ना कहीं अटकी रहती है। कहीं बॉटम पे, बहुत लोगों में बॉटम पे अटकी रहेगी, फिर थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। योगा शास्त्र में इनको चक्रा बोला गया है, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र। तो ये कौन से चक्र तक पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती, बॉटम पे ही रहती है, मूलाधार पे ही स्थित रहती है चेतना शक्ति। खैर ये उनकी बात है। फिलहाल मेरा ये अनुभव है कि ये दोनों शरीरों के दोनों इतनी क्लोज हैं हमारी ऊर्जाएं, ये उसको नीचे हमारी चेतना शक्ति को ऊपर जाने के लिए पैसेज नहीं देती हैं। जब तक हम ध्यान के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा अपनी दोनों एनर्जीज़ को कंट्रोल करना शुरू ना करें, नियंत्रित करना शुरू ना करें, तो हमारी चेतना शक्ति बॉटम पर ही फंसी रह जाती है। ध्यान से पहले क्रिया योग आता है। जैसे मैंने कहा, सामान्य प्राणी में ये दोनों एनर्जियाँ, दोनों सूर्य और चंद्र एनर्जी, ये डिसबैलेंस होती हैं, एकदम यूनिफॉर्म नहीं होती। जैसे मैंने इस फिगर में दिखा रखा है, एक जो है वो थोड़ा ऊंचा है और एक का नीचा है, और बीच में इतनी जगह नहीं है कि हमारी चेतना शक्ति ऊपर जा सके। तो ये जो न्यूट्रल जोन है ये इसके चेतना शक्ति के मूवमेंट के लिए है, लेकिन ये दोनों एनर्जी फील्ड इतना क्लोज हैं कि हम इनको चेतना शक्ति ऊपर जाने में असमर्थ रहती है। ये अवस्था तब रहती है जब हमने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा, उनके बताए हुए सिस्टम के द्वारा, अगर हम अपनी स्वरूप सिद्धि में स्थिर नहीं हुए हैं तो सामान्य अवस्था में हमारी यही अवस्था रहती है। हमारी चेतना शक्ति नीचे हो सकती है, थोड़ा और ऊपर हो सकती है, थोड़ा और ऊपर हो सकती है, लेकिन अंतिम मंजिल तक नहीं पहुंचती है, वो यहीं पर कहीं अटकी रहती है। बीच का ये जोन है, दोनों एनर्जी के बीच का ये न्यूट्रल जोन है, ये आम आदमी में बहुत थिन रहता है, बहुत थिन, मालूम भी नहीं पड़ेगा कितना थिन है। ऑलमोस्ट थिन ही क्या, ऑलमोस्ट एक दूसरे में इतना है, ये दोनों शक्तियाँ इतनी इंटरमिंगल्ड हैं एक दूसरे में, तो यहाँ कोई मिल ही नहीं पाता, न्यूट्रल जोन कोई होता ही नहीं। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि हमारा ध्यान नहीं टिकता है या मन रुकता नहीं है, उसका कारण ये है कि मन तो न्यूट्रल जोन में आकर रुकेगा, इधर उधर तो मन रुकने वाला नहीं है, और न्यूट्रल जोन का पैसेज बहुत एकदम इंटरमिंगल्ड है, कहीं खाली जगह ही नहीं है उसको, न्यूट्रल जोन वाले एरिया को, तो वो मन ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं टिकेगा, आपका मेडिटेशन है हम नहीं कर पाएंगे। क्रिया योग के द्वारा जो भगवान ने बना रखा है, धीरे धीरे करके
हम अपनी दोनों एनर्जी लेवल को बैलेंस करना शुरू करते हैं। स्लोली स्लोली स्लोली, इट टेक्स टाइम। एकदम एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाता, इट टेक्स टाइम, लेकिन स्लोली स्लोली हम अपने दोनों एनर्जी जो क्षेत्र हैं हमारे, जो अभी डिसबैलेंस हैं, उनको क्रिया योग के द्वारा स्लोली स्लोली बैलेंस करते जाते हैं। और उस बैलेंसिंग अवस्था के बाद स्लोली स्लोली जब थोड़ा बैलेंस और कर लेते हैं तो इनके बीच का जो गैप है वो भी थोड़ा अलग अलग हो जाता है, क्योंकि हम दोनों क्षेत्र को अलग अलग बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों इंटरमिगल्ड क्षेत्रों को अलग अलग कर ले जाते हैं। अलग अलग करते जाएंगे तो उनके बीच में एक गैप, जो न्यूट्रल जोन है, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, थिकनेस उसकी बढ़ती जाती है। न्यूट्रल जोन जो होती है, दोनों जोन उसके बीच में एक क्लैरिटी, मतलब एकदम क्लैरिफाई हो जाती है, क्लियरली डिमार्केटेड हो जाती है। इसके क्लियर डिमार्केशन से जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो स्लोली अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। तो ये क्रिया योग के प्रभाव से और मेडिटेशन के प्रभाव से हमने अपने दोनों एनर्जी फील्ड जो थे हमारे एक कॉमन आदमी में हर जगह होते ही हैं, उनको स्लोली स्लोली बैलेंस करना शुरू किया और उनको बीच में इतना सेग्रीगेट कर दिया, जो उनकी इंटरमिगल्ड पोजीशन थी, दोनों अलग अलग कर दिए। दोनों के अलग अलग हो जाने से हमारी चेतना शक्ति को अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करने का मौका मिल गया। और इसका फलस्वरूप ये हुआ कि चेतना शक्ति ऊपर उठते 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 एक दिन हमारे जो बॉडी का जो सिस्टम है, सिलिंड्रिकल शेप जो हमारी बॉडी की है, उससे ऊपर उठते हुए हमारे माइंड के थ्रू जाके ऊपर ब्रह्म से डायरेक्ट टच में आ जाती है। इसको योगा भाषा में सहस्रार चक्र बोलते हैं। और सहस्रार चक्र से पहले भी कई चक्र क्लियर करने पड़ते हैं, एरिया हैं। चक्रा वो हैं जहाँ पर दोनों एनर्जी फील्ड की जो वेव्स हैं वो आपस में एक्सचेंज होती हैं, एक से दूसरे में जाती हैं। इस तरह से चेतना शक्ति स्लोली स्लोली ऊपर उठी जाती है और अल्टीमेटली जाके ब्रह्म तक पहुंचने की क्षमता हासिल कर लेती है। तो ये इसका जो सिस्टम है, बेसिकली यही इसका सिस्टम है। और ये इस तरह का आप देखें, ये चंद्र नाड़ी हो गई है और ये सूर्य नाड़ी हो गई है, दोनों थोड़ी अलग अलग हो गई, तो इस चेतना शक्ति को ऊपर जाने का मौका मिल गया। और जो हमारा ध्यान टिकता है ना, ध्यान कहीं और नहीं टिक सकता। ध्यान करने का कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि हम न्यूट्रल जोन में फोकस करें अपने कॉन्शियसनेस को। जिस समय अपने कॉन्शियसनेस को न्यूट्रल जोन में फोकस करते हैं, न्यूट्रल जोन जो बॉडी का क्या है, जो बैकबोन का हिस्सा है, दैट इज नोन है न्यूट्रल जोन। जो बैकबोन है, जो बॉटम से लेकर ऊपर तक जा रही है सिर तक, उस जोन में अगर हम कभी ध्यान लगाना शुरू करेंगे, अपने आप को फोकस करेंगे, तो हम पाएंगे कि थोड़े से अभ्यास के बाद हमारे मन की चंचलता कम हो जाती है और हमको जो क्रिया योग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, सब मन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और इसलिए हमने कहा कि माइंड ही सब कुछ है और कॉन्शियसनेस इन जो एनवायरमेंटल एनर्जी है ना, जो एनवायरमेंट में घूम रही हैं बहुत तरह की ऊर्जाएं। हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन एक एनवायरमेंटल एनर्जी भी होती है। तो जो एनवायरमेंटल एनर्जी हैं वो हमारे इन सब चीज़ों को चेंज करती रहती हैं और हम फिर फंसे रहते हैं इनमें। तो ध्यान और क्रिया योग के द्वारा हमको फिर अद्भुत शक्ति भी प्राप्त होती है, क्योंकि जब हमारी एनर्जी आपस में जो टकराती थी, इनमें डिसबैलेंस होता था, डिसहार्मोनी होती थी, जब वो नहीं होती तो संशय भी ख़त्म हो जाते हैं और जो जिसको हम तनाव बोलते हैं उसकी भी बहुत कम हो जाती है। एक्सटर्नल फोर्सेस तो हमारे ऊपर काम करते ही हैं, लेकिन थोड़ी सद्बुद्धि आ जाती है हमारे अंदर। इतनी सद्बुद्धि आ जाती है कि हम उनके जो फोर्सेज हैं बाहर के, उनसे भी कोप कर पाते हैं, उनसे भी लड़ पाते हैं। और शांति हमारी एक परम अवस्था होती है, स्थायी अवस्था हो जाती है। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते हैं, जब हम कर्म नहीं करते तो हम अपनी एक शांत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। और ये तो पक्का समझ लीजिए कि बगैर कृष्ण की भक्ति के ये अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती हैं। मैंने आपको इन दोनों वीडियो में क्रिया योग, ज्ञान योग, जितने भी योग हैं उन सब की ये एक ब्रीफ कर दिया आपको। अभ्यास करेंगे तो आप पा पाएंगे। हम श्री बिहारी जी की बैठक में इन सबको प्रोपेगेट करने के लिए
इन सबको ट्रेनिंग देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, इक्विप कर रहे हैं। और आपसे निवेदन भी करेंगे कि आप उससे जुड़ें और हमें इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये काम इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज के मानव समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय धन के पीछे भागने के और धन से जुड़ी हुई एक्टिविटी में जुड़े रहने के। और फिर दुनिया भर के, आप अब समाज के बारे में मेरा बोलना इस समय क्या बोलूं, सब जानते हैं इस समय बहुत सी घटनाएं जो घट रही हैं, समाज का जो बहाव चल रहा है, डेफिनेटली उसको हम सनातन धर्म के, भगवान कृष्ण के और इस तरह के क्रियाकलापों से ही एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप श्री बिहारी जी की बैठक से जुड़ें और हमें प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। इस सुंदर ज्ञान को जो प्रभु द्वारा, सनातन धर्म का एक अति सुंदर ज्ञान है, ये अति सुंदर ज्ञान, इसको लोगों को बताएं, समझाएं, उन्हें अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। इस निवेदन के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।